नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा समय जहां एक तरफ तो राजाओं की चमक दमक भरी भव्य कहानियां थी और दूसरी तरफ आम लोगों की वो जमीनी हकीकत जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह जाती है। तो चलिए कुछ बहुत ही कमाल के ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए इस पूरे युग को डिकोड करते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, क्या कोई इस बात की कल्पना भी कर सकता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला एक बेहद खूंखार योद्धा राजा अपने एकांत में बैठकर बड़ी ही शांति से कोई नाजुक सा वाद्य यंत्र बजा रहा हो? है ना थोड़ा अजीब? दरअसल ये सवाल अरविंद नाम के एक स्कूली छात्र के अनुभव से सामने आया है। उसे अपने स्कूल के एक नाटक में ऐसे ही एक राजा का किरदार मिला जो कविताएं पढ़ता था और संगीत बजाता था। जाहिर है उसे भी बहुत हैरानी हुई थी। और इस हैरानी का जवाब हमें इस शानदार सोने के सिक्के में मिलता है। ध्यान से देखिए इसे। यहाँ गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त बड़े ही आराम से वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही समुद्रगुप्त हैं जिनके शरीर पर सैकड़ों युद्धों के घावों के निशान थे। लेकिन वो एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। ये चीज उस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है कि प्राचीन काल के योद्धा बस हर वक्त तलवारें ही भांजते रहते थे। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे प्रशस्तियों की कहानियों से, फिर देखेंगे उत्तर और दक्षिण के विशाल साम्राज्यों को। इसके बाद हम उस समय के शाही प्रशासन के कामकाज, आम आदमी की हकीकत और आखिर में सीमाओं के पार पनप रहे नए विश्वासों पर नजर डालेंगे। यानी समाज के बिल्कुल टॉप से लेकर जमीनी हकीकत तक सब कुछ कवर होने वाला है। चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रशस्तियों की कहानियां। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें इन प्राचीन शासकों के बारे में ये सब पता कैसे चलता है। इन ऐतिहासिक दावों का कोई तो आधार होगा ना। इसके लिए हमें प्रशस्ति शब्द को समझना होगा। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है प्रशंसा में। ये दरअसल कुछ विशेष शिलालेख होते थे जिन्हें दरबारी कवि अपने राजाओं के महिमा मंडन के लिए लिखते थे। अगर आज की भाषा में कहें तो ये उस जमाने का पीआर या पब्लिक रिलेशंस था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, जहां हरिशेन नाम के एक दरबारी कवि ने समुद्रगुप्त की शानदार शब्दों में जमकर तारीफ की है। प्रशस्तियों को समझने के बाद अब हम उत्तर के उन बड़े साम्राज्यों का रुख करते हैं जहां गुप्त वंश का तेजी से उदय हो रहा था। अब इस नक्शे पर एक नज़र डालिए। ये समुद्रगुप्त की कूटनीति के बारे में एक बहुत ही कमाल की कहानी बयां करता है। जो हिस्सा आपको हरे रंग में दिख रहा है वो आर्यावर्त है। यहाँ समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका था, एकदम आक्रामक नीति। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाल बिंदुओं वाले दक्षिणापथ इलाके के 12 शासकों के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। हारने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना राजपाट फिर से चलाने की इजाजत दे दी। ये उनकी शानदार राजनीतिक समझ का एक बेहतरीन नमूना है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, गुप्त परिवार की सत्ता कोई रातों रात नहीं बढ़ गई थी। इस विकास क्रम को देखिए। उनके परदादा और दादा ये लोग सिर्फ महाराज की उपाधि लगाते थे। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त और उनके बेटे समुद्रगुप्त का दौर आया, उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के महान राजा जैसी भारी भरकम और भव्य उपाधियां अपना ली। इससे साफ पता चलता है कि वक्त के साथ इस परिवार का रुतबा कितना ज्यादा बढ़ गया था। खैर, उत्तर में गुप्तों का ये विस्तार तो हमने देख लिया। अब जरा अपना ध्यान दक्षिण की ओर ले चलते हैं, जहां दक्कन के इलाकों में जबरदस्त टकराव चल रहे थे। उस समय चालुक्य और पल्लव राजवंश तटीय क्षेत्रों और दक्कन पर कब्जे के लिए लगातार आपस में भिड़ रहे थे। यहीं पर इतिहास की एक बहुत ही मजेदार घटना घटती है। हुआ यूं कि उत्तर के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे हर्षवर्धन। जब उन्होंने दक्कन की तरफ अपनी सेना बढ़ाई तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस जीत का जश्न मनाते हुए पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने शब्दों का क्या शानदार खेल खेला। हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो कवि ने लिखा कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। सच में ये एक बहुत ही चतुर और तीखा साहित्यिक प्रहार था। तो क्षेत्रीय युद्धों से आगे बढ़कर अब जरा उस मशीनरी को समझते हैं जो इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को चला रही थी। आखिर ये शाही प्रशासन विकसित कैसे हो रहा था? उस समय प्रशासन में कुछ बिल्कुल नए रुझान सामने आ रहे थे। पहला बदलाव, कई अहम पद आनुवंशिक हो गए थे।
मतलब पिता की कुर्सी सीधे बेटे को मिल रही थी। दूसरा, अब एक ही व्यक्ति कई कई ऊंचे पदों को एक साथ संभाल रहा था। और तीसरा, जो सबसे अहम था, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब स्थानीय प्रशासन में बड़े व्यापारियों और बैंकरों को भी शामिल किया जाने लगा था। आखिर इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए इन धनी और रसूखदार लोगों का समर्थन जो चाहिए था ना। इसी ढांचे में एक और बहुत ही खास व्यवस्था थी, सामंत व्यवस्था। ये सामंत दरअसल सैन्य नेता होते थे, जिन्हें काम के बदले कोई नकद वेतन नहीं बल्कि जमीन दी जाती थी। इसी जमीन की कमाई से वो राजा के लिए सेना और घोड़ों का इंतजाम करते थे। सुनने में तो ये व्यवस्था बड़ी कारगर लगती है, लेकिन असल में ये एक दोधारी तलवार की तरह थी। इसमें हमेशा एक खतरा बना रहता था। जैसे ही केंद्र में बैठा राजा थोड़ा कमजोर पड़ता, ये सामंत मौका देखते ही खुद को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश में लग जाते थे। अब तक तो हमने राजाओं, उनके युद्धों और उनके प्रशासन की खूब बातें कर लीं, लेकिन अब इस चर्चा को जमीन पर लाते हैं। महल की इन ऊंची और भव्य दीवारों के बाहर आम लोगों की असल जिंदगी कैसी थी? उस समय समाज में एक बहुत गहरा बंटवारा था, और ये चीज उनकी भाषा में भी साफ झलकती थी। कालिदास के नाटकों को ही ले लीजिए, उनमें हम देखते हैं कि राजा और ब्राह्मण जैसे ऊंचे तबके के लोग शुद्ध औपचारिक संस्कृत बोलते थे। वहीं दरबार के बाहर के आम पुरुष और महिलाएं प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो यह सिर्फ बोलने का तरीका नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक फासला था। आम आदमी की इस बेबसी और सिस्टम के भ्रष्टाचार को कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की एक छोटी सी कहानी में बड़ी खूबी से पिरोया है। होता यह है कि एक गरीब मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। अब वो बेचारा ईमानदारी से उसे लेकर महल पहुंचता है, तो वहां के भ्रष्ट सिपाही उल्टे उसी पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। बाद में जब राजा मछुआरे को निर्दोष मानकर उसे इनाम देता है, तो पता है क्या होता है? वही सिपाही उस गरीब मछुआरे के इनाम में से शराब पीने के लिए अपनी कट या हिस्सा वसूल लेते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे राज्य के ही अधिकारी अक्सर आम लोगों का शोषण किया करते थे। आम लोगों की इसी परेशानी को बाण भट्ट का ये एक वाक्य बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने रखता है। पूरी दुनिया धूल में निगल गई थी। दरअसल जब कोई प्राचीन शाही सेना कूच करती थी, तो वो अपने पीछे तबाही का एक भयानक मंजर छोड़ जाती थी। हाथियों के पैरों तले गरीब गांव वालों की झोपड़ियां कुचल दी जाती थीं। उनकी पूरी की पूरी आजीविका पल भर में नष्ट हो जाती थी। सच कहें तो आम लोगों के लिए राजा की सेना का वहां से गुजरना किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा से कम नहीं होता था। इन तमाम राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच अगर हम सीमाओं के पार देखें, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव भी आकार ले रहे थे। तो आइए अपने अंतिम भाग में इसी पर एक तटस्थ नजर डालते हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार इसका सबसे बुनियादी और मुख्य सिद्धांत था अल्लाह के सामने सभी इंसानों की समानता और एकता पर जोर देना। ये समानता का एक ऐसा विचार था जिसने उस समय के समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। और इस नए धर्म का भौगोलिक फैलाव अविश्वसनीय रूप से तेज था। अपनी शुरुआत के महज 100 सालों के भीतर ही ये उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान तक फैल गया। अरब के जो नाविक और व्यापारी पहले से ही व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे, वे अपने साथ इस नए धर्म को उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों तक ले आए। और फिर आज से लगभग 1300 साल पहले अरब सैनिकों ने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, इतिहास कितना अलग होता अगर इसे पैसा लेकर राजा की तारीफ करने वाले दरबारी कवियों के बजाय उन आम गांव वालों ने लिखा होता, जिनकी झोपड़ियां शाही हाथियों के पैरों तले कुचल दी गई थीं। इतिहास तो अक्सर जीतने वालों और ताकतवर लोगों की नज़र से ही लिखा जाता है, लेकिन असली समझ तो तब विकसित होती है जब हम उन दबी छिपी कहानियों और आम लोगों की आवाज़ों को भी तलाशने की कोशिश करते हैं। इस ऐतिहासिक डिकोडिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतिहास को हमेशा एक नए और सवालिये नज़रिए से देखते रहें।